सेकंड है, चैप्टर सेकंड। चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसका पहला चैप्टर है द लिविंग, और उसको मैंने कंप्लीट खत्म किया है। अब शुरू हो रहा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एक एक करके चीजों को समझते हैं। सिर्फ एनसीईआरटी ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में साइंटिस्ट की एक सीरीज है। उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने जितने भी वर्ल्ड, इस पूरे ग्लोब पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको एक सीरीज में रखने की कोशिश की है और उसे क्रम में कैरेक्टर वाइज पढ़ने की कोशिश की है। तो सबसे पहले चैप्टर के साथ समझते हैं। बायोलॉजिकल में बायो जो बताता है, बायो मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म और क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रुपिंग करना, उनके कैरेक्टर के आधार पर, अलग अलग बेसिस के आधार पर उन्हें ग्रुप में कैटेगराइज करना, यही चैप्टर हमें बता रहा है। पुराने सभ्यता के अनुसार पहली लाइन एनसीईआरटी बताती है, सिंस डाउन ऑफ सिविलाइजेशन, डाउन ऑफ सिविलाइजेशन, पुराने सभ्यता में के अनुसार कि हम क्लासिफाई द लिविंग, किस प्रकार से लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया है पुराने सभ्यता के। डाउन ऑफ सिविलाइजेशन क्लासिफाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉट साइंटिफिक, नॉट साइंटिफिक। मतलब ये बता रहा है पहला है, पुरानी सभ्यता में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया तो वो साइंटिफिक नहीं था। उन्हें हम करते थे ऑन द बेसिस ऑफ ओन यूज, ऑन द बेसिस ऑफ ओटीयू का मतलब ऑन द बेसिस ऑफ ओन यूज, अपने यूज के आधार पे उन्हें हम कैटेगराइज करते थे। सबसे पहले बेसिक क्या रहता था? फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ, रोटी, कपड़ा और मकान। पुराने सभ्यता में जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते थे तो उनका जो बेसिस था, अपने यूज के, अपने प्रयोग के आधार पे कैसे आप इस्तेमाल करो उस हिसाब से बांट दिया गया था, फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ के हिसाब से। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए अरस्तु, अरस्तु अरस्तु अर्लियर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जो उन्होंने साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें प्लांट को और एनिमल को कैटेगराइज किया, जिसमें प्लांट को ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, on the basis of simple morphological character, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर 3 कैटेगरी बांटा, ट्री, हर्ब, श्रब्स। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट सबसे पहले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैटेगरी वाइज किया गया था तो उनका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं था। फूड का, शेल्टर एंड क्लॉथ, रोटी कपड़ा और मकान के हिसाब से उन्होंने कैटेगराइज किया गया था। लेकिन सबसे पहले जो साइंटिस्ट हैं अरस्तु, उन्होंने साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, जो प्लांट को ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, सिंपल मतलब सामान्य मॉर्फोलॉजिकल मतलब उनको देख के एक्सटर्नल अपीयरेंस के हिसाब से उनको बांटा, जिसमें सबसे पहले है ट्री, उसके बाद स्ट्रब्स, और जो सबसे बड़े थे उनको अलग ग्रुप में रख दिया, उससे छोटे थे उनको अलग ग्रुप में, और सबसे छोटे थे उनको अलग ग्रुप में रख दिया। और एनिमल्स को 2 ग्रुप में बांटे, जिसके पास रेड ब्लड था,
विद रेड ब्लड, विद रेड ब्लड, और एक को विदाउट रेड ब्लड। एनिमल को, जो एनिमल रेड ब्लड के साथ थे और जो विदाउट रेड ब्लड के साथ थे, जो रेड ब्लड रखते थे उन्हें इनेमा, इनेमा, और विदाउट रेड ब्लड वाले को एनेमा। मोस्टली जब ये आ जाता है आगे एब्सेंट जो होता है, तो जो रेड ब्लड रखते थे इनेमा और जो नहीं रखते थे रेड ब्लड एनेमा। तो अभी तक क्या बताया, पुराने सभ्यता के अनुसार जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता था वो साइंटिफिक नहीं था, उन्हें फूड, शेल्टर और क्लॉथ के बेसिस पे किया जाता था। सबसे पहले साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अरस्तु साहब ने शुरू किया। उन्होंने प्लांट को सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देख के, मतलब उनके एक्सटर्नल अपीयरेंस को देख के उन्होंने बांटा, जिसको तीन भाग, ट्री, श्रब्स और एनिमल्स को जिनके पास रेड ब्लड था एक कैटेगरी में रख दिया, एक ग्रुप में रख दिया, और जिनके पास रेड ब्लड नहीं था उनको एक ग्रुप में, जिससे रेड ब्लड वालों को एनीमा और विदाउट रेड ब्लड को एनीमा में रखा गया। अगले नंबर पे अगले नंबर पे साइंटिस्ट आए लीनियस। अगले नंबर पे साइंटिस्ट आए लीनियस। लीनियस जिन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, इसमें क्या है, ब्रह्मांड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन्होंने दो किंगडम, मतलब दो ग्रुप में बांट दिया ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। जब आप सेल पढ़ेंगे तो उसमें जब सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो सबसे पहले सेल वॉल ही आएगा, उसके बाद सेल में सेल मेम्ब्रेन, फिर साइटोप्लाज्म, अगर यूकैरियोट हो तो न्यूक्लियस, डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस। तो ये सेल वॉल ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल के हिसाब से दो ग्रुप में बांटा, जिसके पास सेल वॉल था, जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट था, और जिसके पास सेल वॉल नहीं था, लैक ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल एब्सेंट। जो सेल वॉल रखते थे उनको एक अलग ग्रुप प्लांटी, मतलब प्लांट ग्रुप में रख दिया, जो नई सेल वॉल बियर करते थे उन एनिमल्स। तो अरस्तु साहब ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। उन्होंने क्या, दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सेल वॉल रखते हैं वो प्लांट के अंदर रखे जाएंगे, जो नहीं रखते वो एनिमल्स के अंदर रखे। जैसे एग्जांपल के लिए उन्होंने इसके अंदर बैक्टीरिया को भी रख दिया, मतलब मोनेरा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, ठीक। अगले नंबर पे आप प्लांट तो आएंगे ही आएंगे, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, फंजाई, प्रोटिस्टा। सिर्फ एनिमल्स में एनिमल, जितने भी एनिमल्स थे, और प्रोटिस्टा के दो मेंबर हैं, अमीबा और पैरामीशियम, अमीबा एंड पैरामीशियम। उनको एनिमल्स में रखा। लेकिन जब आप प्लांट के बारे में देखेंगे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन की साइनोबैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटिस्टा। अगर बैक्टीरिया को देखेंगे तो ये हेट्रोट्रॉफ होता है, इतना जानना पड़ेगा आपको, हेट्रोट्रॉफ मतलब जो अपना फूड नहीं बनाते। और ब्लू ग्रीन भी यही होता है ऑटोट्रॉफ, जो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड स्वयं बनाता है। और
बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रोकैरियोट होते हैं, कि क्यों बता रहे हैं बताएंगे। प्रोकैरियोट होते हैं और फंजाई यूकैरियोट। और फंजाई नॉन फोटोसिंथेसिस हो, मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, उसमें प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं। अगर देखिए आप तो ये लोग क्या मतलब, अगर इनका ड्रॉबैक देखें और लिमिटेशन देखें, तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ सेलवाल के हिसाब से बांट तो दिया प्लांट और एनिमल्स में। जिनके पास सेलवाल था प्लांट में चले गए, जिनके पास सेलवाल नहीं था एनिमल्स में चले गए। लेकिन अगर लिमिटेशन में देखें तो उन्होंने बैक्टीरिया को भी उसी में रख दिया, फंजाई को भी उसी में रख दिया, प्रोटिस्टा वालों को उसी में रख दिया। तो इनका ड्रॉबैक क्या था? ड्रॉबैक लिमिटेशन, हेटेरोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ को एक साथ रख दिया। हेटेरोट्रॉफ एंड ऑटोट्रॉफ को एक साथ रख दिया। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, प्लांट यूकैरियोट है, तो प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। अगले नंबर पे फंजाई नॉन फोटोसिंथेसिस है, जबकि यही प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस एंड नॉन फोटोसिंथेसिस को एक साथ रख दिया। हेटेरोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ को एक साथ रख दिया, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट वालों को एक साथ रख दिया, और फोटोसिंथेसिस और नॉन फोटोसिंथेसिस दिख रहा है, फोटोसिंथेसिस फंजाई नहीं करता है और प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, उनको एक साथ रख दिया। एक बच रहा है, बैक्टीरिया होते हैं यूनिसेलुलर, सिंगल सेल वाले, यूनिसेलुलर, जबकि प्लांट्स मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। एनसीईआरटी एग्जाम और लिखती है कि अगर लीनियर साहब ने सेलवाल के कंपोजिशन मतलब किस से मिलकर बना हुआ है, अगर उसको देखते तो ऐसा वो क्लासिफिकेशन नहीं देते, क्योंकि बैक्टीरिया का सेलवाल अलग कंपोजिशन का होता है, प्लांट्स का अलग होता है, फंजाई का अलग होता है, प्रोटिस्टा में कुछ में सेलवाल पाया जाता है, कुछ में नहीं पाया जाता है। तो इनका सेलवाल कंपोजिशन भी डिफर करता है आपस में, तो इनकी क्लासिफिकेशन उसे भी ज्यादा ड्रॉबैक में है। जैसे बैक्टीरिया को देखेंगे तो पेप्टाइडोग्लाइकन एंजाइम दिया नॉन सेलुलोजिक और एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है, जबकि प्लांट्स सेलुलोज हेमोसेलुलोज पेक्टिन, उसी में एल्गी का सेलुलोज सेलुलोज हेमीसेलुलोज गैनेक्टेज पैक्टेज ऐसे करके बना होता है। फंजाई काइटिन और पॉलीसेकेराइड से मिलकर बना होता है, प्रोटिस्टा में कुछ में पाया जाता है। तो सेलवाल कंपोजिशन भी डिफर कर रहा था, और यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को एक साथ रख दिया, हेटेरोट्रॉफ ऑटोट्रॉफ को एक साथ रख दिया, प्रोकैरियोट यूकैरियोट को एक साथ रख दिया, फोटोसिंथेसिस नॉन फोटोसिंथेसिस वालों को एक साथ रख दिया। तो ये है लिमिटेशन लीनियर टू किंगडम क्लासिफिकेशन। एनसीईआरटी से कितना लिख दिया, 3/4 की क्लासिफिकेशन के बारे में नहीं बता दी, लेकिन नाम और किंगडम का नाम बता देते हैं, उतना बहुत। तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिर्फ इतना जान लीजिए, और 4 किंगडम नाम सिर्फ जानना है। थ्री किंगडम, जब 2 किंगडम आया था तो उसमें प्लांट्स और एनिमल थे, और इसमें सिर्फ प्रोटिस्टा को इंक्लूड किया गया। प्लांट्स और एनिमल पहले थे, प्रोटिस्टा को इंक्लूड किया गया। और चलिए और बताते हैं। अब प्लांट एनिमल पहले से थे, प्रोटिस्टा 3rd किंगडम से आ गया। मोनेरा इसमें ऐड हुआ, इसमें प्रोटिस्टा ऐड हुआ। और 3rd किंगडम क्लासिफिकेशन दिए था हैकल साहब, अर्नेस्ट हैकल। और 4th किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन लीनियर साहब, 3rd अर्नेस्ट हैकल और 4th कोपलैंड साहब। और हैकल साहब सिर्फ प्रोटिस्टा को इंक्लूड किया और 4th में मोनेरा को इंक्लूड किया। अब आया मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन आरएच विटेकर।
आर.एच. व्हिटेकर। आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, मोस्ट एक्सेप्टेड है अभी तक। अब तो 6 किंगडम भी आ गया है क्लासिफिकेशन, बताते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया आर.एच. व्हिटेकर ने। इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब कैटेगराइज कर रहे थे, बना रहे थे, तो उनके लिए 3 क्राइटेरिया को रखा मेकिंग में। 3 क्राइटेरिया। जब पूरा 5 किंगडम बना दिया तो उसमें लगाया 3 क्राइटेरिया, जबकि टोटल क्लासिफिकेशन में एनसीईआरटी बताती है क्लासिफाई में 5 क्राइटेरिया। ये 2 क्या है यही बता देते हैं। पहला जो है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, अगला ये है चौथा, ये है पांचवा है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। पूरे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को क्राइटेरिया में सिर्फ 3 क्राइटेरिया लगा। जब पूरा क्लासिफिकेशन हो गया 3 क्राइटेरिया लगा, और एनसीईआरटी दिया 5। चौथा है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और पांचवा है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो सबसे पहले जो क्राइटेरिया लगा वो था सेल स्ट्रक्चर ऑब्लिक में कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। कॉम्प्लेक्सिटी, सेल कितना कॉम्प्लेक्स है और उसका सेल का क्या स्ट्रक्चर, उसकी बेसिस पे 2 पार्ट में बांटा गया। पहला क्राइटेरिया, उसके हिसाब से 2 में बांटा गया। तो कोई सेल यूनिसेलुलर न सेल स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट। तो जो सिंपल थे वो प्रोकैरियोट में, और जो कॉम्प्लेक्स थे वो यूकैरियोट। ठीक। और यूकैरियोट, ऑल प्रोकैरियोट और ऑल यूकैरियोट। अब देखिए पहला मेकिंग वाला क्राइटेरिया लग गया मेकिंग में। ठीक। अब प्रोकैरियोट के अंदर क्या क्या आते हैं? बैक्टीरिया के नेम ऑफ ग्रुप, एक ग्रुप का नाम है जिसके अंदर आप देखेंगे पाया जाएगा यू बैक्टीरिया। अगले नंबर पे साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी के भी नाम से जानते हैं। थर्ड पे आएगा आर्कीबैक्टीरिया, जिसे एंशिएंट ग्रुप बोला जाता है। और लास्ट में आएगा माइकोप्लाज्मा। तो हम जितने भी प्रोकैरियोट थे, एक ऑल प्रोकैरियोट को इसमें रख दिया गया बैक्टीरिया में। और ये पूरा किंगडम, पहला किंगडम बना किंगडम मोनेरा। एक किंगडम बन गया। एक क्राइटेरिया के अंदर सेल स्ट्रक्चर और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल के बेसिस पे 2 भागों में बांटा। जो पहला बना प्रोकैरियोट, दूसरा बना यूकैरियोट। प्रोकैरियोट के अंदर बैक्टीरिया आते हैं, जो एक ग्रुप का नाम, उसके अंदर यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, जो एक किंगडम को रिप्रेजेंट करता है। उन्होंने बताया मोनेरा को। अगले नंबर पर यूकैरियोट को दूसरा क्राइटेरिया लगाकर पार्ट में बांटा
दूसरा क्राइटेरिया क्या है? अगले नंबर पे ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। पहले में था सेल का कॉम्प्लेक्सिटी, अब दूसरे में है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, या एलगी में पढ़ा होगा आपने थायलस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब थायलस क्या होता है? उसका बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, थायलस ऑर्गेनाइजेशन। उसके बिहाफ पे दो पार्ट में बांटा गया, एक यूनिसेलुलर, यूकैरियोट तो है ही, और एक जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर यूकैरियोट। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट को किंगडम का नाम दिया गया, सेकंड किंगडम है किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो गए, सिंगल सेल वाले हो गए, यूकैरियोट मतलब जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, वो किंगडम प्रोटिस्टा में बिलोंग करेंगे इनके हिसाब से, आर्यन क्रिटिकल के हिसाब से। और किंगडम प्रोटिस्टा को में 5 पार्ट है। 5 पार्ट है प्रोटिस्टा, बताएंगे तो बता देंगे क्या है। सबसे पहला है क्राइसोफाइट्स, सेकंड है डायनोफ्लेजिली, थर्ड है यूग्लिनोइड्स, फोर्थ है स्लाइमोस, और फिफ्थ है प्रोटोजोआ। अब एक प्लांट किंगडम में आप पढ़ेंगे क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, ये भी किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर है। और एक है अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम। अभी जब प्रोटोजोआ पढ़ेंगे तो आ जाएगा, प्रोटोजोआ भी किंगडम प्रोटिस्टा का पार्ट है, और जब प्रोटोजोआ में देखेंगे तो वहां अमीबा पैरामीशियम आ जाएगा। क्लोरेला पढ़ते हैं, एक ग्रीन एल्गी है, क्लोरेला ग्रीन एल्गी, क्लेमाइडोमोनास भी ग्रीन एल्गी है, जबकि यूनिसेलुलर होते हैं, इसलिए यूनिसेलुलर होने के नाते किंगडम प्रोटिस्टा मिला है। अब तीसरा जो क्राइटेरिया लगा, दूसरा लगा, जो तीसरा क्राइटेरिया लगा वो लगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दिख रहा है कि नहीं? जब मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बिहाफ पे बांटा गया, जो तीसरा क्राइटेरिया है, उसमें ऑर्गेनिज्म को 3 पार्ट में बांटा गया। जो जितने ऑर्गेनिज्म थे जो ऑटोट्रॉफ थे, ऑटोट्रॉफ मतलब जो अपना फूड स्वयं बनाते हैं, और जो हेट्रोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ मतलब जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और हेट्रोट्रॉफ में भी एब्जॉर्प्टिव मोड, तो डाइजेशन फिर एब्जॉर्प्शन, और दूसरे वाले हेट्रोट्रॉफ में होलोजोइक, मतलब इंजेक्शन देन डाइजेशन, इंजेक्शन और डाइजेशन। और जो ऑटोट्रॉफ ऑफ फोटोसिंथेसिस मल्टीसेलुलर, तो वो प्लांट किंगडम बना। और फोर्थ जो हेट्रोट्रॉफ एब्जॉर्प्टिव मोड वाले थे वो फंजाई, पांचवा जो होलोजोइक थे वो एनिमेलिया। तो ये है आरएच व्हिटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन।
तो मेकिंग में 3 क्राइटेरिया लगा। तो सबसे पहले 1969 में आर.एच. व्हिटेकर साहब फाइव ने क्लासिफाई किया। उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए 3 क्राइटेरिया का यूज किया, और चौथा था मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, पांचवा था फाइलोजेनेटिक रिलेशन। फाइलोजेनेटिक मतलब उनका यूरोशन का जो क्रम है वो ठीक होना चाहिए, और रिप्रोडक्शन का वो मोड देखा उन्होंने। और सबसे पहला जो क्राइटेरिया लगाया, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल या सेल स्ट्रक्चर के यहाँ पे 2 पार्ट में बांटा, ऑल प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में जो सिंपल ऑर्गेनिज्म थे जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था, उनको प्रोकैरियोट में रखा, जो किंगडम मोनेरा के नाम से जाना जाता है। और सेकंड में यूकैरियोट, यूकैरियोट में कोई भी नहीं रखा है। यूकैरियोट के बाद दूसरा क्राइटेरिया लगा ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी देख के, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म और थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस मतलब उसका बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन देख के 2 पार्ट में बांटा गया, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूकैरियोट तो है ही, जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट वाले के लिए उन्हें दूसरा किंगडम दिया गया, किंगडम प्रोटिस्टा। और जो मल्टीसेलुलर वाले के लिए उसमें भी तीसरा क्राइटेरिया लगा दिया गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें 3 क्राइटेरिया बांटा गया। पहला जो ऑटोट्रॉफ होंगे, जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। दूसरा जो हेटेरोट्रॉफ होंगे, दूसरे पर डिपेंड करेंगे। तीसरा भी हेटेरोट्रॉफ होंगे, लेकिन उनका मोड अलग होगा, वो होलोजोइक होंगे, जो पहले इंजेक्शन करेंगे देन डाइजेशन। अगला जो हेटेरोट्रॉफ हो, एब्जॉर्प्शन पहले, डाइजेशन देन एब्जॉर्प्शन। अब तो जो ऑटोट्रॉफ वाले निकले उनको तो प्लांट में रखा गया, तीसरा प्लांट किंगडम बन गया। चौथे पे जो हेटेरोट्रॉफ थे वो भी एब्जॉर्प्शन वाले थे, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो निकले फंजाई। और अगला जो हेटेरोट्रॉफ थे जो इंजेक्शन देन डाइजेशन, उनको एनिमेलिया में रखा गया। ये आर.एच. व्हिटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब आता है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो इस बार एनसीईआरटी में, पिछले बार से ही एनसीईआरटी में जुड़ी है 2020 में। तो एक साइंटिस्ट है कार्ल लूज, जैसे आप पढ़ते हैं स्पीसीज, जीनस, किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ऐसे रहता था ना। तो स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीजन, किंगडम। किंगडम के ऊपर एक आया डोमेन। तो एक साइंटिस्ट है कार्ल लूज, जिन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, और उन्होंने उनको 3 डोमेन में डिवाइड किया। 3 डोमेन थ्योरी। 3 डोमेन थ्योरी क्या है? इन्होंने पूरे ऑर्गेनिज्म को 3 डोमेन, एक आर्किया, सेकंड बैक्टीरिया, और थर्ड यूकैरिया। आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरिया। आर्किया में रखा अलग एक किंगडम, आर्की बैक्टीरिया, एक किंगडम बना दिया आर्की बैक्टीरिया, जबकि हम जानते हैं आर्की बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा का पार्ट है। और बैक्टीरिया में, किंगडम में सेकंड मोनेरा वाला पार्ट, जितने बैक्टीरिया थे उनको रख दिया एक्सेप्ट आर्की बैक्टीरिया, तो सेकंड किंगडम ये बन गया। और यूकैरिया के अंदर प्लांट, वही है प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। मतलब यूकैरिया के अंदर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया रखा, जब वही सिर्फ नया क्या है, बैक्टीरिया को 2 में बांट दिया। 2 डोमेन के अंदर उन्होंने बैक्टीरिया को ही रखा, अकेले आर्की बैक्टीरिया को एक डोमेन, एक किंगडम दे दिया आर्की बैक्टीरिया नाम के, जबकि बैक्टीरिया दूसरा बनाया जिसके अंदर पूरे मोनेरा को रख दिया एक्सेप्ट आर्की बैक्टीरिया। एक्सेप्ट आर्की बैक्टीरिया। ये है कार्ल लूज का 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, अभी नया है। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन साइंटिफिक बेसिस पे दिया अरस्तु साहब ने। उसके बाद आया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन लिनियस ने दिया, थर्ड दिया अर्नेस्ट हैकेल, फोर्थ दिया कोपलैंड, फिफ्थ दिया आर.एच. व्हिटेकर, सिक्स्थ दिया कार्ल लूज। सन याद करना है, फिफ्थ में आर.एच. व्हिटेकर 1969। मेकिंग में क्राइटेरिया 3 लिया पूरे में, और चौथा पांचवा एनसीईआरटी दिया मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड मोड ऑफ ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप।
अब छठा पढ़ने के बाद अब पूरा किंगडम मोनेरा को हम पढ़ेंगे। टाइम कितना होगा? तो सबसे पहले किंगडम, आज किंगडम मोनेरा खत्म करने का टारगेट है। सबसे पहले किंगडम मोनेरा, सबसे पहला पॉइंट किंगडम मोनेरा में ऑल प्रोकैरियोट एंड यूनिसेलुलर। अब सेल को अच्छे से ड्रॉ करने के लिए सेल स्ट्रक्चर भी पढ़ना पड़ेगा, प्रोकैरियोट यूकैरियोट सेल कैसे दिखता है, यूनिसेलुलर क्या होते हैं, लेकिन फिर भी समझाते हैं। ऑल प्रोकैरियोट और यूनिसेलुलर के जितने मेंबर है किंगडम मोनेरा से बिलोंग करेंगे। अगले नंबर पे इनके अंदर नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। जैसे आप यूकैरियोट के अंदर देखेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल बना है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ऐसे कैमिलो गोल्गी है, गोल्गी बॉडी है, लाइसोसोम ऐसे बना है, जबकि मोनेरा के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। तो नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल और ऑल प्रोकैरियोट होंगे, यूनिसेलुलर वाले मेंबर होंगे। नो न्यूक्लियर इन्वेलप, नो न्यूक्लियर इन्वेलप समझाते हैं क्या है नो न्यूक्लियर इन्वेलप। अगले नंबर पे मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। मोस्ट एक्सटेंसिव नेटवर्क, सबसे पहले बताया जितने भी यूनिसेलुलर वाले होंगे, यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोट वो मोनेरा को बिलोंग करेंगे। सेकंड पे इनके अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं पाया जाएगा। थर्ड नंबर पे मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, और इनके अंदर कोई न्यूक्लियर एनवेलप नहीं पाया जाएगा। अभी जब फिगर देखें, अगर हम एक बैक्टीरिया या मोनेरा किंगडम के किसी मेंबर का सेल का स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? सबसे बाहर यह सेल वॉल, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, तो ये है सेल वॉल और ये है सेल मेम्ब्रेन। यह सेल वॉल, यह सेल मेम्ब्रेन, ये है डीएनए। ये है डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सर्कुलर है, सिंगल है। उसके बाद राइबोसोम, राइबोसोम, ये है फ्लैजेला, ये है सीलिया। फ्लैजेला, सीलिया, राइबोसोम, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, सिंगल होगा। और जो सेल मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग है ये है म्यूजोसोम। तो बताएंगे म्यूजोसोम किस चीज में मदद करेगा? म्यूजोसोम बैक्टीरिया या मोनेरा के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होता बना होता लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन मतलब लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। और सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक एंड एमिनो एसिड, एनसीईआरटी दिया चार्ट वाले। और एक शब्द लिखिए पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडो
लाइक दो मेम्ब्रेन का बीच का स्पेस पेरीप्लाज्मिक स्पेस, पेरीप्लाज्मिक स्पेस तो ऐसे लिखेगा। अच्छा देख रहे हैं डीएनए जो है इसके हम अच्छा न्यूक्लियस नो न्यूक्लियर एनवलप, जबकि अगर यूकैरियोट बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे डबल स्टैंडर्ड कह रहे हैं, डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस बनाएंगे जब यूकैरियोट बनाएंगे, जबकि यही एब्सेंट होता है। और जब यूकैरियोट बनाएंगे जब ये बनाएंगे तो उसके अंदर हम बनाएंगे डीएनए, जबकि डीएनए यहाँ पे अलग होता है, कोई भी न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है, बाहर होता है लेकिन एक जगह होता है। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है और एक रीजन पाया जाता है जिसे न्यूक्लियोइड रीजन कहते हैं, न्यूक्लियोइड रीजन। ऐसा नहीं पूरे साइटोप्लाज्म में स्प्रेड है, एक जगह पाया जाएगा जिसे हम न्यूक्लियोइड रीजन कहते हैं। तो सबसे बाहर का जो कवरिंग है सेल वॉल जो बना होता है नॉन सेलुलोजिक एमिनो एसिड से, पेप्टाइडोग्लाइकेन, सेकंड पे आता है सेल मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन से बना होता है। दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस पेरीप्लाज्मिक स्पेस जो एनालॉगस होता है लाइसोसोम से, एनालॉगस टू लाइसोसोम। अगले नंबर पे डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर या सिंगल डीएनए पाया जाएगा जो एक रीजन में प्रेजेंट होगा जिसे न्यूक्लियोइड रीजन कहेंगे। राइबोसोम पाया जाता है जो 70s प्रोकैरियोट के अंदर, याद रखें 70s राइबोसोम पाया जाता है। सीलिया पाए जाते हैं, फ्लैजेला पाए जाते हैं मूवमेंट के लिए। अगले नंबर पे सेल मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग, सेल मेम्ब्रेन का जो इनफोल्डिंग होता है जिसे म्यूकोसोम कहते हैं वो पाया जाता है। तो ये दिखाया हमने मोनेरा, पूरे मोनेरा को रिप्रेजेंट कर रहा है ये फिगर। अच्छा लास्ट में बताया मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, ज्यादा मेटाबॉलिज्म इनके अंदर देखने को मिलता है क्योंकि उनका फूड भी अलग अलग है। ये सब बताया हमने बैक्टीरिया के बारे में। कोई स्पेसिफिक नहीं है, बैक्टीरिया इज नेम ऑफ ग्रुप। इसके अंदर जितने आते हैं ये करके बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ बैक्टीरिया के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन है। अब देखिए अगले नंबर पे कुछ पॉइंट छूट गए हैं उसको बताते हैं। मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी के बाद ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ऑलमोस्ट एवरीवेयर हर जगह पाए जाते हैं और इनका स्ट्रक्चर वेरी सिंपल, बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है। स्ट्रक्चर इनका वेरी सिंपल होता है, देख रहे थे कोई भी ऑर्गेनिज्म ज्यादातर नहीं पाया स्ट्रक्चर, लेकिन इनका बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। बैक्टीरिया को सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा कहा जाता है, सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। इसका क्या मतलब है? अगर मोनेरा के आत्मा, सोल मतलब जो मेन है उसको बताया जाए तो बैक्टीरिया को बताया जाता है। अगले नंबर पे ऑलमोस्ट एवरीवेयर, इसको कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन एंड एक्सट्रीमली हार्श हैबिटेट कितना भी एडवर्स कंडीशन हो ये वहां पाएंगे ही पाए जाएंगे।
वहां मिलेंगे आपको बैक्टीरिया। एक्सट्रीमली हार्श हैबिटेट जैसे हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, डीप ओशियन। हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, डीप ओशियन, स्नो। फिर से आप देख लेते हैं। तो मोनेरा में सबसे रिप्रेजेंट करता बैक्टीरिया। बैक्टीरिया नेम ऑफ ग्रुप है। जो बैक्टीरिया को मोनेरा का सोल मतलब आत्मा कहा जाता है, सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा कहा जाता है। जितने भी मोनेरा के मेंबर है प्रोकैरियोट होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। अगले नंबर पे मेम्ब्रेन, नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन, इनके अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन नहीं पाया जाता है। इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, तो न्यूक्लियर डेवलप कहां से पाया जाएगा। मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है इनकी, ये हर जगह पाए जाते हैं, ऑलमोस्ट एवरीवेयर पाए जाते हैं। उसका एक शब्द है कॉस्मोपॉलिटन। और एक्सट्रीमली हार्श हैबिटेट में पाए जाते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, डीप ओशियन, स्नो में पाए जाते हैं। और स्ट्रक्चर इनका वेरी सिंपल होता है, जबकि बिहेवियर वेरी कॉम्प्लेक्स होता है। तो सबसे पहला बताया जितने भी आप प्रोकैरियोट होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, किंगडम मोनेरा पार्ट होते हैं। मोनेरा को सोल मेंबर ऑफ बैक्टीरिया को सोल मेंबर कहा जाता है मोनेरा किंगडम। स्ट्रक्चर सिंपल, बिहेवियर कॉम्प्लेक्स, सभी जगह पाए जाते हैं। ऑलमोस्ट उनको जाता है कॉस्मोपॉलिटन और बहुत हार्श हैबिटेट में पाए जाते हैं, जैसे स्नो, डेजर्ट, हॉट स्प्रिंग और डीप ओशियन। मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। अगले नंबर, ये हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल। डिकम्पोजर होते हैं ना, तो मिनरल के रिसाइकलिंग में मदद करते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर। ये एनसीईआरटी में दिया है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर एग्जांपल में दिया है, और मिनरल के रिसाइकलिंग में मदद करते हैं। अब अगले नंबर पे, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, 4 पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहले आता है कॉमन शेप। अगले नंबर पे स्फेरिकल, रॉड शेप, और एक आता है स्पाइरलम। तो कॉमन शेप वाले बैक्टीरिया को कहते हैं विब्रियो। स्फेरिकल वाले को कहते हैं कोकस। रॉड वाले को कहते हैं बैसिलस। और स्पाइरलम वाले को कहते हैं स्पाइरला। स्पाइरलम स्पाइरल शेप है स्पाइरलम बैक्टीरिया। तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया को 4 पार्ट में, कॉमन शेप, विब्रियो, स्फेरिकल, कोकस, बैसिलस, रॉड शेप, और एक आता है स्पाइरल शेप। जैसे अभी आप कॉलरा पढ़ेंगे, इसी में दिया है डिजीज करता बैक्टीरिया विब्रियो कॉलरी। विब्रियो आ रहा है नाम में, तो कॉमन शेप होगा। कोकस नाम बैक्टीरिया के लास्ट में बहुत, जैसे डिप्लोकोकस, कीमोऑटोट्रॉफ होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ेंगे, डिप्लोकोकस लास्ट में कोकस आया तो स्फेरिकल शेप का होगा। बैसिलस जिसमें आगे रॉड शेप होगा, तो बैसिलस थूरोजेनेसिस आप पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी वाले। स्पाइरलम बैक्टीरिया का नाम है, उसमें भी आ जाएगा, वो स्पाइरल शेप का होगा। अब देखिए, अब इनका आएगा न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले किंगडम मोनेरा में सबसे पहले बैक्टीरिया जो नेम ऑफ ग्रुप है, ऑल प्रोकैरियोट होंगे, यूनिसेलुलर होंगे, सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा होंगे। इनके अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन नहीं पाया जाएगा, इनके अंदर कोई न्यूक्लियर नहीं पाया जाएगा, तो न्यूक्लियर डेवलप नहीं पाया जाएगा। मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होगी, ऑलमोस्ट एवरीवेयर पाए जाते हैं, इसलिए कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। और एक्सट्रीमली हार्श हैबिटेट में पाए जाते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, डीप ओशियन और स्नो। स्ट्रक्चर वेरी सिंपल होगा, बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होगा, हेल्प इन रिसाइक्लिंग ऑफ मिनरल, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर। ऑन द बेसिस ऑफ शेप 4 टाइप के होते हैं, कॉमन शेप, विब्रियो, स्फेरिकल शेप, कोकस, रॉड, बैसिलस और स्पाइरलम। अब अगले नंबर पे आता है न्यूट्रिशन।
न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में अगर आप देखेंगे इनका तो मोस्ट एक्सेंटिव मेटाबॉलिक डायवर्सिटी है, तो न्यूट्रिशन भी इनका थोड़ा ज्यादा ही होगा। तो सम बैक्टीरिया some bacteria synthesize their own food। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। synthesize their own food, जिसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक या ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया। कैसे अपना भोजन खुद बना लेते हैं? इनके अंदर पाए जाते हैं पिगमेंट, मतलब फोटोसिंथेसिस करते हैं। ओके, तो ये भोजन बनाते, जो इनका सोर्स होगा, कुछ सोर्स होगा भोजन बनाने का। ऑटोट्रॉफ है तो कुछ सोर्स होगा, तो इनका दो सोर्स है। एक है सनलाइट, सूर्य देवता। अगले नंबर पे केमिकल्स। सनलाइट मतलब लाइट एनर्जी, और केमिकल्स मतलब केमिकल एनर्जी से। अच्छा, अब देखिए कैसे बनाते हैं। मतलब लाइट एनर्जी से बनाते होंगे, तो इस वाले बैक्टीरिया में कुछ फोटोसिंथेसिस पिगमेंट होते होंगे। फोटोसिंथेसिस पिगमेंट जो लाइट को आ रही लाइट को ट्रैप करते होंगे, उसके बाद अपना भोजन बनाते होंगे। तो कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस पिगमेंट पाए जाते हैं, वो करते हैं फोटोसिंथेसिस। अगले नंबर पे इन्हें कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ। अरे जो लाइट एनर्जी से अपना भोजन बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, उन्हें कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ। फोटो मतलब लाइट एनर्जी से, ऑटोट्रॉफ मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लाइट एनर्जी से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ। इसमें भी एक दो कहानी है। पहले केमिकल एनर्जी वाला पढ़ा देते हैं। केमिकल एनर्जी से अपना भोजन बनाते हैं कैसे? ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सबस्टेंस। इनऑर्गेनिक सबस्टेंस का ऑक्सीडेशन करके अपना भोजन बनाते हैं। तो केमिकल से अपना भोजन बना रहे हैं, वो भी ऑक्सीडेशन करके। तो कीमो लगाएंगे, केमिकल से बना रहे हैं, और भोजन स्वयं बना रहे हैं तो बना रहे हैं ऑटोट्रॉफ। सबसे पहले तो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं ऑटोट्रॉफ बाय द हेल्प ऑफ केमिकल, इसलिए कीमो ऑटोट्रॉफ। एग्जांपल के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपने पढ़ा होगा, नाइट्राइट से नाइट्रेट और यहां से अमोनिया, अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट, और यहाँ एनर्जी रिलीज होती है। तो यहां से अपना फूड बनाते हैं। इन्हें कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ। ये पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन में, जमीन नॉलेज से पढ़ाएंगे। फिलहाल बैक्टीरिया इतना पता होना चाहिए। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं भोजन तो बनाते हैं अपना स्वयं, लेकिन वो केमिकल एनर्जी से बनाते हैं, उन्हें कीमे ऑटोट्रॉफ कहते हैं। जैसे अमोनिया से नाइट्राइट में, नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। -3 से +4 ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, 2 3 6 5 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब ये पूरा खत्म, केमिकल एनालिसिस बनाने वाले कीमो ऑटोट्रॉफ। अब फोटोसिंथेसिस आपको पता होगा, नॉर्मल अगर देखा जाए फोटोसिंथेसिस वाला रिएक्शन देखिए, CO2 एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है वाटर, उसकी मदद से प्लांट ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, प्लस ऑक्सीजन रिलीज होती है। यही होता है, इस तरह अपना भोजन बनाते हैं। अगर इस वाटर के जगह पे
वाटर न पहुंचे। CO2 तो है लेकिन इस वाटर की जगह पे H2S हो, तो ग्लूकोज तो बनेगा, ग्लूकोज तो बनेगा, लेकिन ऑक्सीजन नहीं रिलीज होगी, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी। तो बैक्टीरिया है, फूड भोजन बना रहे हैं, ऑक्सीजन भी रिलीज हो रहा है, तो ऐसे बैक्टीरिया कहते हैं ऑक्सीजनिक, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये भी नहीं अच्छा है, एरोबिक कर रहे हैं, एरोबिक, ऑक्सीजन एरोबिक नहीं है, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और यहाँ पे एनऑक्सीजनिक, मतलब यहाँ ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा, एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब ऑक्सीजनिक वाला जो होते हैं वो होते हैं साइनोबैक्टीरिया या प्लूग्रिनेरिया, ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं अपने फोटोसिंथेसिस में। और जितने भी बैक्टीरिया अदर बैक्टीरिया, इसके अलावा बैक्टीरिया लिख दे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं। तो फर्स्ट अगर पूछा था, फर्स्ट ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया। तो ये हो गया न्यूट्रिशन। तो ये लिखा है सम ऑफ बैक्टीरिया सिंथेसाइज देयर ओन फूड। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसे ऑटोट्रॉफ कहते हैं। और बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट, मतलब लाइट एनर्जी बनाते हैं, उन्हें कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ। जो केमिकल एनर्जी बनाते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ कहते हैं। कीमो ऑटोट्रॉफ में हम बताएं नाइट्राइट से अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट करके एनर्जी को रिलीज करते हैं, वही एनर्जी यूज करते हैं। अगले नंबर पे आता है फोटो ऑटोट्रॉफ में, जब CO2 एटमॉस्फेयर से लेते हैं, वाटर उनके अंदर प्रेजेंट होता है, वो बनाता है ग्लूकोज और एनर्जी, ऑक्सीजन रिलीज होता है। ऐसे होते हैं फर्स्ट ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इन्हें कहते हैं साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ये होते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ। कुछ ऐसे होते हैं वाटर के जब H2S हो जाए तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन तो होगा लेकिन ऑक्सीजन का रिलीज नहीं होगा, तो यानी ऑक्सीजनिक प्रोसेस होगा, जो कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया लिखेगा लेकिन वो ऑक्सीजनिक नहीं होगा। ठीक, अब सम बैक्टीरिया सिंथेसाइज देयर ओन ऑटोट्रॉफ होते हैं। अब अगले नंबर मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया, मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया सम बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ और मेजॉरिटी बैक्टीरिया जो होते हैं हेटरोट्रॉफ होते हैं। हेटरोट्रॉफ में भी दो टाइप, एक होते हैं पैरासिटिक, मतलब ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह के अपना भोजन वहां से रिसीव करेंगे। दूसरे होंगे सैप्रोफिटिक बाय डेड ऑर्गेनिक मैटर, सड़ी गली मृत वाले चीज से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, सैप्रोफिटिक कहते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं हेटरोट्रॉफ होते हैं, कुछ पैरासिटिक होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रह के अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और कुछ सैप्रोफिटिक होते हैं जो पैरासिटिक वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म, सैप्रोफिटिक डेड ऑर्गेनिक मैटर सड़े गले हुए चीज से प्राप्त करते हैं। और सम पैथोजन होते हैं, सम बैक्टीरिया सम पैथोजेनिक भी होते हैं। चार दिया है, कॉलरा, टाइफाइड, टिटनस, सिट्रस कैंकर। एंटीबायोटिक दिया है तो बताना पड़ेगा, तो इनका क्वालिटी एजेंट भी बता देते हैं। बैक्टीरियल डिजीज है सम पैथोजेनिक, तो सबसे पहले विब्रियो कॉलरा का, क्वालिटी टाइफाइड का साल्मोनेला,
टाइफी, टिटनस का क्लॉस्ट्रीडियम टीटेनी, और सिट्रस कैंकर का जेंथोमोनास सिट्री, जेंथोमोनास सिट्री, ये है इसका पॉजिटिव एजेंट। और सम पैथोजेनिक, सम नॉन पैथोजेंस, मतलब एडवांटेज है, लाभ है। सबसे पहला लाभ, दूसरा लाभ, तीसरा लाभ, 3 लाभ है लगभग। पहले लाभ में क्या है, दूध से दही बनाने में, फ्रॉम मिल्क से कार्ड बनाने में, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लगते हैं, एलबीबी। दूसरे नंबर पे एंटीबायोटिक, रिसीव करवाते हैं एंटीबायोटिक। और थर्ड नंबर पे नाइट्रोजन फिक्सेशन में, नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम प्लांट। तो हानि है 4 डिजीज, कॉलरा, टाइफाइड, टिटनस, सिट्रस कैंकर। और हाँ लाभ है, वो हानि है और लाभ है मिल्क से कर्ड और एंटीबायोटिक बनाने में, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक और नाइट्रोजन फिक्सेशन है लेग्यूम प्लांट। दलहनी फसलों में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने में बैक्टीरिया बहुत मदद करते हैं। अगले नंबर पे अब बैक्टीरिया के अंदर बचा है, एक पूरा बैक्टीरिया का सिर्फ बताना है। अब बैक्टीरिया में भी टाइप है, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, तब जाके मोनेरा खत्म होगा। ओके, थैंक यू।